नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। दोस्तों, हम सभी संविधान की इस श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर हम सभी 2 या 3 वीडियोज़ में उसकी संपूर्ण संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो आज हम राष्ट्रपति को लेकर पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे, जिसमें कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के संवैधानिक प्रावधानों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राष्ट्रपति के विषय में जो संवैधानिक अनुच्छेद और उससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उसके विषय में। दोस्तों, अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 यह कहता है, संविधान का सबसे पहले तो ये जान लीजिए, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में, जिसमें संघ सरकार है, उसमें संघ सरकार के अंतर्गत उसके अधिकारियों के विषय में जो चर्चा की गई है वहीं दिया गया है। भाग 5 आपका 52वें अनुच्छेद से शुरू होता है और उसका प्रारंभ राष्ट्रपति से ही होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 जो इसका संविधान का है, उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये बताया गया है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो भारत के जो संविधान है उसका 52वां अनुच्छेद इससे संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश या सर्वोच्च पदाधिकारी या सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? ये निहित होगी आप राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति क्या होगा? संघ के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार होगा और इसी के नाम से, इसी के नाम पर संपूर्ण संघ की जो कार्रवाई संघ सरकार करती है वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी। और उसके साथ साथ रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश या रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन की बात करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आपको समझना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं है। मनोनीत सदस्य नहीं है मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। शायद इस देश में कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो यहां आप देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के जो मुख्य बिंदु है वो है निर्वाचित सदस्य, मतलब जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है उन्हें। आप जानते हैं दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा में की कुल कितनी संख्या है? 235। 235 में 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो वो सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा में, वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ लोकसभा जो थी, लोकसभा में कुल आपके कितने हैं? 545 पद, जिसमें यह कहा गया है कि 2 पद एंग्लो इंडियंस के होंगे जिनका मनोनयन होगा। राष्ट्रपति मनोनयन करेगा एंग्लो इंडियन सदस्यों को। लेकिन वर्तमान समय में 104वें संविधान संशोधन से 2020 से यह एंग्लो इंडियंस की व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त। तो अब यहां क्या है कि अगर एंग्लो इंडियन होते तब तक एंग्लो इंडियन सदस्य भी इसमें भाग ना ले पाते। कुल मिलाजुला कहने का मतलब है कि राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के भाग होंगे। उसके साथ साथ कौन होगा? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य निर्वाचित हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य निर्वाचित होते हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो मतलब जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के से हमने क्या कर लिया? दिल्ली जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और उसके साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR,
एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके साथ पुदुचेरी, इन दोनों में भी क्या है, विधानसभाएं हैं। तो इन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। तो निर्वाचक मंडल कौन हो गया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के यूनियन टेरिटोरीज के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होगा कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य में भी विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य के जो कि अब वर्तमान समय केंद्र शासित प्रदेश है, उसके विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे, अभी इसकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके विषय में संसद ने कोई संशोधन नहीं किया है। तो वर्तमान समय में जो आपके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एनसीआर मतलब कि दिल्ली के और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब यहाँ एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन शामिल नहीं होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें शामिल कौन नहीं होगा, इस चीज को आप देखिए। शामिल न होने वालों कौन है, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। इसी तरह राज्य के जो विधानमंडल होगा, राज्य के विधानमंडल के मनोनीत सदस्य, और कौन नहीं होगा, विधान परिषद के सदस्य, ये 3 नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, विधानमंडल के जो विधानमंडल में विधानसभा के मनोनीत सदस्य, और साथ ही साथ विधान परिषद के जितने सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें ये बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के विषय में अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यूनियन टेरिटोरीज में 2 ही यूनियन टेरिटोरीज की बात की गई है, जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी की बात की गई। इसके बाद 55वां जो अनुच्छेद है, ये कहता है निर्वाचन की रीति। तो आप देखेंगे कि इसमें निर्वाचन की रीति कैसे होगी। इसमें बताया गया निर्वाचन कौन करेगा, 54वें में 55वें में कहा गया निर्वाचन की रीति क्या होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति जो है, इसमें 3-4 पॉइंट याद करने लायक है, मतलब समझने के लिए है। पहला चीज, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर होता है, और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये समझिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है, इसका अर्थ होता है आधे से एक ज्यादा, मतलब 50% से एक ज्यादा +1। मतलब अगर कुल 100 वोट है तो 100 वोट में से मतलब 51 वोट पाना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति क्या होगा, चयनित माना जाएगा। मतलब उसको मान लिया जाएगा कि यही व्यक्ति जीता हुआ प्रत्याशी है। एक होती है जो हम लोग सामान्य निर्वाचन में देखते हैं, सांसद, विधायक, और इसमें सामान्य वो फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। उसमें 100 वोट में, जैसे मान लीजिए अगर कुल 100 वोट पड़ी तो उसमें जो सर्वाधिक वोट पाता है वो जीतता है। अब वो सर्वाधिक वोट 10 वोट भी हो सकता है, 25 वोट भी हो सकता है, 50 वोट भी हो सकता है। इसमें मतलब जो सर्वाधिक प्राप्त कर लेगा वोट, वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट की व्यवस्था न करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है कि मतलब कुल जितने मत होंगे उनके आधे से एक अधिक मत की बात होगी। अब दूसरा हमने शब्द इस्तेमाल किया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि निर्वाचन में जो बैलेट पेपर बनाया जाता है, उस बैलेट पेपर में मान लीजिए 4 प्रत्याशी हैं, तो इन चारों को क्या देना पड़ता है, प्रेफरेंस। एक आदमी चाहे तो हर व्यक्ति को प्रेफरेंस दे सकता है। अब वो पहले व्यक्ति को पहला प्रेफरेंस, दूसरे को तीसरा, तीसरे को दूसरा और चौथे को चौथा प्रेफरेंस, इस तरह से प्रेफरेंस देता है वो। मतलब 4 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 वो प्रेफरेंस देगा कि किसको वो सबसे पहले चाहता है, उसके बाद किसको चाहता है, फिर उसके बाद किसको चाहता है कि वो राष्ट्रपति बने। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, गुप्त मतदान के द्वारा ये किया जाता है। अब ये समझिए,
वोट कैसे डिसाइड होगी? कहा गया है राज्यों के जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा राष्ट्रपति के चुनाव में, उसको बराबर रखा जाएगा। मतलब विधायकों के मतों का क्या मूल्य तय किया जाएगा। अब वो विधायकों के मत का मूल्य कैसे तय किया जाएगा, उसके लिए संविधान में क्या दिया गया है? एक फार्मूला। ऐसा किया क्यों गया ये भी जानिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिक्किम राज्य छोटा है, उसकी विधानसभा में कम सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसकी विधानसभा में ज्यादा सदस्य हैं। तो अगर इसको बैलेंस नहीं किया जाएगा जनसंख्या के आधार पे, तो ये इससे क्या होगा? राज्यों के प्रतिनिधित्व में डिसबैलेंस हो जाएगा, प्रतिनिधित्व उनका पूरी तरीके से आनुपातिक नहीं होगा। तो इसीलिए एक फार्मूला दिया गया कि कैसे विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए इसमें क्या किया गया? इसके लिए इसमें दिया गया एक फार्मूला। उस फार्मूले वो फार्मूला ये है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य, उनके मत का मूल्य अगर हमको निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे? तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, ये फार्मूला है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, गुणे 1/1000। ये फार्मूला किसके लिए अपनाया गया है? ये फार्मूला अपनाया गया है राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए। अब आप देखेंगे जैसे विधानसभा का जो वो किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी इसी तरीके से निर्धारित की जाती है कि जहां की जितनी आबादी होती है मतलब एक आबादी के रेशियो पर ही विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। मतलब सीटों को बनाया जाता है उसी आधार पर। सिक्किम में कम और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आबादी होने की वजह से ज्यादा सीटें हैं। तो इस तरह का फार्मूला देने से कि राज्य की कुल जनसंख्या और बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000, इससे क्या निकल जाता है? इससे मत का मूल्य निकलता है किसके? विधानसभा सदस्य के। तो इसमें लगभग एक जैसा अनुपात होता है क्या? हर जगह के विधानसभा के सदस्य का। तो कहा गया है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व तो एक समान होगा, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी राष्ट्रपति के किसमें? निर्वाचन की रीति में। तो आपने देखा कि पहले आपने देखा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसका चुनाव किया जाएगा। फिर उसके बाद मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? तो विधानसभा के सदस्य के मत के मूल्य के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। इससे क्या निकलेगा? विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकलेगा। अब आप कहेंगे कि सांसद के मत मूल्य कैसे निकलेगा? तो सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? पूरे देश के विधायकों के कुल मतों का मूल्य, किसके? पूरे देश की विधानसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों के कुल मतों का मूल्य बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इससे क्या बन जाएगा? ये इससे निकलेगा एक सांसद के मत का मूल्य। तो ये आपका क्या हो गया? फार्मूला जिसके आधार पर मतों का मूल्य निकाला जाता है, निकालकर वोटिंग कराई जाती है और उसमें 50% + 1 एक वोट जो पाता है उसी का राष्ट्रपति के रूप में उसे निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि के विषय में बताता है। तो ये पदावधि क्या होगी राष्ट्रपति की? आप लोग सभी जानते हैं, जिस दिन से राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा, मतलब शपथ लेगा, उस दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति की क्या होगी? पदावधि। बीच में वो क्या कर सकता है? बीच में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र देगा वो किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। उसके साथ साथ उसको बीच में पदावधि में भी हटाया जा सकता है। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया आगे बताया जाएगा। अनुच्छेद 61 में चर्चा की जाएगी कि महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके साथ साथ वो क्या कर सकता है
तब तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के विषय में एक चीज ये कहा गया है पदावधि के विषय में कि वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। मतलब इसका क्या कहने का है कि पदावधि में क्या है, सबसे पहले 5 साल उसकी पदावधि होगी, बीच में उसको हटाया जा सकता है, या तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर संसद उसके ऊपर क्या चला दे, अनुच्छेद 61 के तहत क्या चला दे, महाभियोग, और उसको बीच में ही हटा दिया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया 61 के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके साथ साथ राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां देश में हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो वो 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। तो वो अपने पद पर 5 वर्ष के बाद भी बना रह सकता है। पदावधि में के उस विषय में ये दिया गया है। उसके बाद 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। मतलब एक व्यक्ति को दोबारा निर्वाचित होने से, राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित होने से रोका नहीं गया है। मतलब उसका पुनर्निर्वाचन क्या हो सकता है, एक राष्ट्रपति अगर चाहे तो दोबारा फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसका उदाहरण आपके संविधान में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 58 की बात। 58 में क्या दिया गया है, अर्हता। मतलब क्या अर्हता होनी चाहिए, राष्ट्रपति में क्या क्या होना चाहिए जिससे क्या हो जाए, उसको चुना जाए। तो अर्हता के रूप में आप ये जान लीजिए कि वह सबसे पहले भारत का क्या हो, नागरिक, वो भारत का नागरिक हो सबसे पहले। उसके बाद उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, ये 2 चीज हो जाए। तीसरी चीज हो जाए कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो 3 चीजें उसकी अर्हता में क्या आ गई, उसकी अर्हता में 3 चीजें आ गई। पहला, भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष का हो, और तीसरा क्या है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर मतलब वो किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो जिसको उसे सैलरी मिल रही हो। लेकिन यहाँ पर लाभ के पद के अंतर्गत 3-4 चीजों को छोड़ा गया है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ का मंत्री, इसे लाभ का पद नहीं माना गया है। इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना गया है। तो ये आपकी अर्हता हो गई, जिसमें 3 चीजें व्याख्यायित की गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की उम्र धारित करता हो, और उसके बाद वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ के मंत्री को इसमें समझा नहीं जाएगा। संघ के मंत्री को लाभ के पद के अंतर्गत समझा नहीं जाएगा। तो ये आपकी हो गई अर्हता। अब आप अनुच्छेद 59 देखें। अनुच्छेद 59 है शर्त कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं। तो उसमें क्या है, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सबसे पहली शर्त क्या है, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर होता भी है तो अपने पद ग्रहण की तारीख से ही वह उस पद से मुक्त हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति सांसद है या विधायक है तो वो क्या होगा, या भी दोनों सदनों में से यहाँ की प्रदेश की दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य है, या संसद की किसी दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य है, तो वो यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन में प्रत्याशी होता है और वो विजयी होता है, तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से उसकी सांसदी या विधायकी समाप्त मानी जाएगी। उसके बाद वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये बात दे दिया गया है। शर्तों में ये आएगा, लाभ के पद की बात कर दी गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरी चीज कही गई है, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, परिलब्धियां, ये सब कौन निर्धारित करेगा, संसद। और संसद जो निर्धारित करेगी उसके कार्यकाल के अंतर्गत उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर X रुपए उसको मिलता है तो ये X रुपए में से उसके कार्यकाल के दौरान संसद उसमें कटौती नहीं कर सकती। तो ये है। तीसरी चीज ये है कि इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति भवन है जहां राष्ट्रपति रहते हैं, वो रहने के भवन उनको बिना किराए के दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 60 क्या है। अनुच्छेद 60 बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये राष्ट्रपति की शपथ है। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ कैसी होगी, और साथ ही साथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश, तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ। तो
तो ये भी सवाल लगातार पूछा गया है। किस अनुच्छेद में शपथ है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और यदि वह अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस अगर नहीं उपस्थित है तो उसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको उसकी शपथ दिलाएगा। अब अनुच्छेद 61 है। 61 क्या है? महाभियोग। महाभियोग में क्या कहा गया है? कहा गया है कि संसद के दोनों, महाभियोग है क्या पहले ये जान लीजिए। कहा गया है कि जब राष्ट्रपति किसी तरह का संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो अगर संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद किसमें? 61 में। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब ये जान लीजिए, यहां 2-3 चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के महाभियोग में जो शर्त रखी गई है कि संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण पे, तो यहां संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण किसको माना जाएगा ये परिभाषित संविधान में नहीं किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, महाभियोग चलेगा कैसे? महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ये चीज जान लीजिए, मतलब चाहे वो राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है। बस उसके साथ शर्तें क्या है? यदि जिस सदन में ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, उस सदन में जो प्रस्ताव बनेगा, एक प्रस्ताव बनेगा, महाभियोग का एक प्रस्ताव बनेगा। क्या प्रस्ताव होगा? कि राष्ट्रपति ने इस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया है। तो जब संविधान के उल्लंघन के लिए प्रस्ताव बनेगा तो क्या होगा प्रस्ताव? अब इसमें कारण बताया जाएगा कि ये कारण है, इस वजह से राष्ट्रपति पर क्या दिया गया है? महाभियोग चलाया जाएगा। अब ये प्रस्ताव को क्या होना चाहिए? उस सदन के 1/4 सदस्यों का इस पर क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर, उनकी सहमति होनी चाहिए इस प्रस्ताव पर। तो ये 1/4 सदस्य क्या करेंगे? उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और ये प्रस्ताव सदन के पटल पर लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करना होगा? इस प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ेगी। मतलब कि जब एक प्रस्ताव तैयार होगा, 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो इस प्रस्ताव की 14 दिन पूर्व जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी कि आपके खिलाफ फला सदन में महाभियोग लाया जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस महाभियोग की प्रक्रिया में खुद उस सदन में सम्मिलित हो सकता है, अपने पक्ष में, अपने उस महाभियोग के विरोध में, अपने पक्ष में चीजों को रख सकता है। अब यहाँ क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जब प्रस्ताव बन गया तो उसी सदन में इसको 2/3 बहुमत से पास करना होगा। मतलब जैसे अगर राज्यसभा में आया प्रस्ताव, तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो सदस्य 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से वो प्रस्ताव बनाया जाएगा। उसके 14 दिन प्रस्ताव लाने, जिस दिन प्रस्ताव पर वोटिंग होगी उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी, और उसके बाद जब ये प्रस्ताव उस सदन में पेश किया जाएगा तो 2/3 बहुमत से, 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तभी ये पारित माना जाएगा और दूसरे सदन में जाएगा। फिर जो दूसरा सदन होगा, उस दूसरे सदन में भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना होगा, और जिस दिन ये 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल था, उस निर्वाचन मंडल के सारे सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं थे, उनको भी यहाँ वोट देने का अधिकार है। जैसे क्या था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि संसद के दोनों संसद के दोनों सदन के सारे सदस्य किसमें भाग लेते हैं? महाभियोग में। और वहां क्या था? महाभियोग में सारे सदस्य यहाँ हैं। मतलब अगर राज्यसभा में 245 सदस्य हैं तो वो सभी 245 सदस्य किस में भाग लेंगे? महाभियोग में। लेकिन निर्वाचन में कितने भाग लेते थे? केवल निर्वाचित 233 भाग लेते थे निर्वाचन में, लेकिन महाभियोग में
टोटल सदस्य 245 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं वो भी भाग लेंगे। इसी तरह संसद के जब दूसरे सदन में ये जाएगा तो वहां भी सारे सदस्य भाग लेंगे। लोकसभा मान लीजिए जाता है तो 545 सदस्य यदि हैं तो 545 सदस्य भी क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। लेकिन वहां क्या था, 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं ले पा रहे, यद्यपि एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब लोकसभा से समाप्त कर दिया गया है। तो ये संसद के दोनों सदस्य भाग लेंगे। इसके बाद भाग कौन नहीं लेगा, यहां आपने पीछे देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले रहा था, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेंगे। इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, न कि विधानसभा के। लेकिन निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के पद की पर रिक्ति हो जाए तो उसे कैसे भरा जाएगा। तो ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के पद की पदावधि 5 वर्ष है, 5 वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए। पहली बात तो ये कही गई है। लेकिन यदि अगर बीच में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब क्या किया जाए, तो खाली कैसे होगा, या तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाए, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कोई आकस्मिकता आ जाए। इस तरीके से उस दौरान क्या होगा कि राष्ट्रपति की इस आकस्मिक पद की रिक्ति पर आकस्मिक रूप से अगर पद खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा और 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर लिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तब क्या होगा। तब भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। मतलब अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई आकस्मिकता होती है और पद खाली होता है तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो फिर कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। और अगर ये भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा उसको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। और ये कितने दिनों के लिए होगा, 6 माह के भीतर उस पद को दोबारा चुनाव करके भरवा लिया जाएगा। और जो नया व्यक्ति चुना जाएगा उसकी पदावधि भी 5 वर्ष की ही होगी। मतलब वो नए रूप से उसको काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2.5 साल पे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो अगला जो व्यक्ति चुना जाएगा वो 2.5 साल के लिए नहीं, वो अगले 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। तो आज राष्ट्रपति की श्रृंखला में ये मेरा जो पहला वीडियो है, इसमें आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक की हमने चर्चा की, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। जिन चीज़ों को मैंने आपको समझाया है, इन चीज़ों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर पूछा जाता है कि कैसे निर्वाचित होगा, निर्वाचन की रीति क्या है, उसका पुनर्निर्वाचन का पात्र है कि नहीं पात्र है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की अर्हता, इन सब चीज़ों से लगातार प्रश्न क्या हैं, बनाए जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो आप इन सबको ध्यान से देखिए, समझिए। और इसके बाद हम अगले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां हैं, वीटो पावर क्या है, उसकी न्यायिक शक्ति क्या है, उसकी प्रशासनिक शक्ति क्या है, वो अध्यादेश कैसे ले आता है, उसकी विधायिका शक्तियां क्या है, वो किसकी नियुक्ति करता है, वो महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे करता है। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारियों से यदि आपको लाभ होता है तो उसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।